अगर आप पर एक छोटी सी एफआईआर भी हो जाती है या फिर एक छोटा सा केस लग जाता है तो आपकी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। और यहाँ पर यह बात किसी बड़ी पोस्ट की या फिर आईएएस और आईपीएस की नहीं हो रही है, बल्कि एक एफआईआर होने के बाद तुम चपरासी भी नहीं बन सकते हो। लेकिन इन नेताओं पर इतने बड़े चार्जेस लगने के बाद भी इनको देश चलाने के लिए दे दिया जाता है। दूसरी तरफ मीडिया को तो इन्होंने खरीद ही रखा है। जब पार्टी को फंडिंग की जरूरत होती है या फिर इलेक्शन आने वाले होते हैं तब यह पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इस तरह की खबरों को चलाते हैं या फिर हिंदू खतरे में है इस तरह से लोगों को डराते हैं और इस तरह की बातों को कह के जनता का ध्यान मेन मुद्दों से हटाकर अपनी ओर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो और जिस पार्टी के लिए अपने दोस्तों से अपने रिश्तेदारों से लड़ने तक के लिए तैयार हो जाते हो, एक बार उन पार्टी के नेताओं से भी यह पूछ लेना आखिर क्यों तुम लोग गुंडों, अपराधियों और क्रिमिनल्स को टिकट दे रहे हो। और सबसे कम वोट देती है यंग जनरेशन, और यह बात इन नेता लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, इसलिए ये इनके फायदे की बात नहीं करते हैं। ये ना ही कॉलेज बनाने की बात करेंगे, ना ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ना ही रोजगार की बात करेंगे, ना ही स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कीम लॉन्च करें, क्योंकि इन्हें सब कुछ पता है कि इलेक्शन वाले दिन यंग जनरेशन वोट देने नहीं आएगी। ये लोग इंस्टाग्राम पर रील्स देखेंगे, यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे और नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज। हमारे यूपी की विधानसभा देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। इसका मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता यूपी की विधानसभा से होकर ही जाता है। और यही कारण है कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनमें से 9 प्रधानमंत्री यूपी से ही हैं। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यूपी के सीएम रह चुके हैं और ऐसे कई मिनिस्टर्स भी हैं जो यूपी से ही हैं। हमारे यूपी की विधानसभा में इस समय 403 सीट हैं, जिनमें से 205 सीटों पर ऐसे नेता बैठे हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा भी था कि बीजेपी के यूपी असेंबली में 37% एमएलए पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, जिनमें से 83 पर तो बहुत ही घिनौने और खतरनाक आरोप लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि यूपी की विधानसभा में हर दूसरी सीट पर जनता ने ऐसे आदमी को बैठा रखा है जिस पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। और यह चार्जेस कोई ऐसे चार्जेस नहीं है जो ऐसे ही बोल दिए गए हों, बल्कि यह सभी नेताओं के द्वारा ही एफिडेविट लगाकर डिक्लेयर किए गए हैं और ये आरोप सुप्रीम कोर्ट में भी फ्रेम हो चुके हैं। इसका मतलब है कि पुलिस ने इन पर इन्वेस्टिगेशन की है, उनको सबूत मिले हैं और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। ये सब ऐसे ही चार्जेस हैं। अगर आप पर एक छोटी सी एफआईआर भी हो जाती है या फिर एक छोटा सा केस लग जाता है तो आपकी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। और यहाँ पर यह बात किसी बड़ी पोस्ट की या फिर आईएएस और आईपीएस की नहीं हो रही है, बल्कि एक एफआईआर होने के बाद तुम चपरासी भी नहीं बन सकते हो। लेकिन इन नेताओं पर इतने बड़े चार्जेस लगने के बाद भी इनको देश चलाने के लिए दे दिया जाता है। आप किसी से भी पूछ लो, कोई भी यह नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल राज करे और कोई भी यह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हमारे देश के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर अनपढ़, गवार और रेपिस्ट जैसे क्रिमिनल नेताओं के आगे पीछे भागते रहें और इनकी जी हजूरी करें। तो सोचने वाली बात यह है कि फिर इनको टिकट्स मिल कैसे रहे हैं और जनता इन्हें वोट क्यों दे रही है। तो देखिए, जब भी कोई पार्टी किसी बंदे को टिकट देती है तो वह 3 चीज़ें देखती है। पहला कि वह किसी के बारे में यह नहीं सोचती कि वह इंसान अच्छा है या बुरा। दूसरा, उसके पास बहुत बेशुमार पैसा होना चाहिए। और तीसरा, उसके पास होनी चाहिए बहुत सारी ताकत। और एक नेता को यही सब कुछ चाहिए होता है। तो जब इन नेताओं को रैलियों के दौरान फ्री शराब बांटनी होती है या फिर फ्री में कुछ भी सामान बांटना होता है या फिर वोट खरीदने होते हैं तो ये उसका खर्चा कहाँ से उठाते हैं, क्योंकि कोई भी नेता अपने अकाउंट से जीएसटी कटवा कर तो यह सब करता नहीं है। तो इसके लिए इन सब नेताओं को चाहिए होती है ब्लैक मनी, जिसका इंतजाम करते हैं ये क्रिमिनल। और यह लोग भीड़ को इकट्ठा करने में भी बहुत माहिर होते हैं, जिससे इन नेताओं को बहुत मदद मिलती है और इसी वजह से यह क्रिमिनल इन नेताओं की पहली पसंद बन जाते हैं। पहले इन क्रिमिनल की ज़्यादा डिमांड नहीं होती थी, क्योंकि पहले ये लोग सिर्फ भीड़ को इकट्ठा करने और बूथ कैप्चरिंग का ही काम करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इन क्रिमिनल्स को समझ में आने लगा कि यार, भीड़ को हम इकट्ठा करते हैं, पैसा भी हम खर्च करते हैं, सारे रिस्क हम लेते हैं, तो फिर पावर इन नेताओं के हाथ में क्यों जानी चाहिए। तो फिर इसके बाद इन्होंने भी सफेद कुर्ता पहनकर उसी टिकट को मांगना शुरू कर दिया। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी पार्टी अपनी तरफ से एक भी क्रिमिनल को नेता बनाकर खड़ा करती है तो उसे लोकल न्यूज़पेपर, नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर यह डिक्लेयर करना होगा
कि हमारी पार्टी में इतने लोग हैं और इतने लोगों पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और यह सब कुछ नॉमिनेशन के 48 घंटे के अंदर ही करना होता है। आप कोई भी पार्टी देख लीजिए, किसी भी मीडिया की न्यूज़ को देख लीजिए और आप चाहो तो इनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी देख सकते हो। इन्होंने कहीं पर भी यह डिक्लेयर नहीं कर रखा है कि हमने अपनी पार्टी में इस क्रिमिनल को खड़ा कर रखा है, लेकिन हाँ, जनता का दिल जीतने के लिए जरूर कह देते हैं कि हमने इस जाति के नेता को टिकट दी। यानी कि यह लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस चीज से फ्रस्ट्रेट होने के बाद ब्रजेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी यह नेता अपने पार्टी मेंबर्स की हिस्ट्री को जनता से छुपा रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। इन्होंने ऐसे सबूत भी दिए जिससे पता चला कि इन पार्टीज ने अपने नेताओं की प्रॉपर्टी के बारे में भी छुपाया है। इसके बाद क्या हुआ, किसी पार्टी पर 50,000 तो किसी पर 1 लाख का फाइन लगाकर उन्हें छोड़ दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात पर जरूर सोचना चाहिए कि जुर्माना लगाना भी हो तो ठीक से लगाना चाहिए। अरे इतने तो इनके बच्चे हफ्ते भर में उड़ा देते हैं और आज के टाइम पर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने क्रिमिनल नेता खड़ा ना करा हो। लेकिन बड़ी बात यह थी कि यह सारी की सारी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी क्रिमिनल के बारे में छुपाया था। आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट करते हो या किसे नहीं, इस बहस में मुझे अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो और जिस पार्टी के लिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से लड़ने तक के लिए तैयार हो जाते हो, एक बार उन पार्टी के नेताओं से भी यह पूछ लेना, आखिर क्यों तुम लोग गुंडों, अपराधियों और क्रिमिनल्स को टिकट दे रहे हो? आखिर ऐसा क्यों है कि तुम्हें इतना फाइन देना पड़ रहा है? जिस स्टेट की पॉलिटिक्स में ये नेता अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं, उस स्टेट का बुरा टाइम शुरू हो जाता है। और पूरे इंडिया में यूपी ही एक ऐसा स्टेट है जहां से हर नेता चुनाव लड़ना चाहता है और यही रीजन है कि यूपी पूरे इंडिया में नंबर 1 पर आता है जहां पर हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं। और पूरे इंडिया में जितने भी छोटे स्टेट्स हैं वहां पर ये नेता लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और कमाल की बात तो यह है कि यह बहुत ही शांति वाली जगह है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और यह कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। बकरी अपने मेमने को बकरी ही बनाती है, कभी उसे शेर नहीं बनाती। इसलिए जिस स्टेट में क्रिमिनल नेता सबसे ज़्यादा जीत कर आते हैं, स्टेट में करप्शन सबसे ज़्यादा होता है। आपके राज्य में कितने क्रिमिनल नेता हैं यह जानने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ गूगल पर सर्च कर सकते हो myneta.com। इस साइट पर आपको उन सभी लोगों की जो कि MP और MLA का इलेक्शन लड़ते हैं उनके बारे में सभी जानकारी बड़ी आसानी से मिल जाएगी कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उन पर कितने केस चल रहे हैं और भी बहुत कुछ। दूसरी तरफ मीडिया को तो इन्होंने खरीद ही रखा है। जब पार्टी को फंडिंग की जरूरत होती है या फिर इलेक्शन आने वाले होते हैं तब यह पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इस तरह की खबरों को चलाते हैं या फिर हिंदू खतरे में है इस तरह से लोगों को डराते हैं और इस तरह की बातों को कह के जनता का ध्यान मेन मुद्दों से हटाकर अपनी ओर करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए एक खबर आती है कि एक मुस्लिम लड़के ने एक लड़की को मार दिया, तो ये इस खबर को सीधे सीधे नहीं बताएंगे, बल्कि ये लोग कहेंगे कि एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की के घर में घुसकर उसे मार दिया और उस लड़के के मुस्लिम पिता ने उस लड़की के हिंदू भाई को भी मार डाला, ताकि आप जब इस न्यूज़ को देखो तो आपका भी खून खौल उठे और बाहर जाकर दंगे करने लग जाओ। इन लोगों के लिए जाति की जनगणना कितनी जरूरी हो चुकी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि लोकसभा में घंटे खड़े रह इस बात पर बहस करते हैं कि देश में कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, ताकि जिससे पता चल सके कि किस कास्ट के या फिर किस धर्म के कितने लोग हैं, जिससे यह नेता लोगों का सपोर्ट पाने के लिए उसी हिसाब से एक नेता खड़ा कर सकें। और लोग भी इसी बात को सोचते हैं कि अगर कल को कोई नौकरी निकलेगी या फिर कोई दंगे होंगे या फिर हमें कोई समस्या होगी तो हमारी जाति का ही नेता हमें सपोर्ट करेगा और कोई नहीं करेगा, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं यह लोग। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोग सालों से अपनी पसंद के नेता को वोट देते आ रहे हो, हर बार तो आपकी पसंद का नेता जीतता नहीं है, कभी दूसरी पार्टी का नेता भी जीत जाता है। उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि आपको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा हो या आपके कोई काम नहीं आ रहा हो। यह सिर्फ आपको डराने के लिए ही ऐसी बातें बोली जाती हैं। ध्यान देकर देखना कि जो नेता आपकी कास्ट का है वह भी आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं करेगा। 5 साल में 1 या 2 बार आपको फ्री का कुछ सामान दे देगा या फिर कोई छोटी मोटी जुगाड़ लगाकर 5-10 लोगों को कोई छोटी मोटी नौकरी दे देता है और इसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करता है। बाकी लोग भी इसी मतलब में खुश रहते हैं कि हमारी सरकार राज कर रही है, और असल में यह नेता लोग अपनी जाति वालों के साथ भी धोखा करते हैं। जब ये जीतकर पावर में आते हैं तो सबसे पहले तो ये उस पैसे को निकालते हैं जो उन्होंने चुनाव में खर्च किया होता है और फिर अगले चुनाव का खर्चा निकालने में लग जाते हैं। यह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करते हैं
और जो लोग इन नेताओं के चक्कर में आकर हिंदू मुस्लिम में पढ़कर दंगे करते हैं वो अपना और अपने परिवार का फ्यूचर बर्बाद करते हैं। आपकी समाज में इज्जत तब होती है जब आप इज्जत के लायक होते हो या फिर आपके पास पैसा होता है, और कोई आपकी इज्जत इसलिए नहीं करता है कि आप कितने लोगों से लड़े हो या किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। कोई भी आदमी किसी ऐसे आदमी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं देता है जो नफरत से भरा हुआ हो। आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या आप किसी ऐसे आदमी के साथ काम करोगे जो धर्म और जाति के नाम पर हमेशा लड़ाई की बातें करता हो। अगर आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हो तो आप किसी सीरिया या अफगानिस्तान जैसी जगहों पर नहीं जाओगे, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस इन जगहों पर जाओगे, क्योंकि यह जगह स्टेबल है और यहाँ पर शांति बनी हुई है और यहाँ पर विकास भी हो रहा है। जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं या फिर दंगों में सबसे आगे रहते हैं वह सबसे ज़्यादा निकम्मे होते हैं। उनको बाल काटने के लिए भी उनके पिताजी ही पैसे देते हैं। जिस जाति के ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग होते हैं उन्हें यह समझा दिया जाता है कि अगर तुम अपनी जाति के नेता को वोट नहीं दोगे तो कल को जो जीत कर आएगा वो तुम पर राज करेगा, और उनको ये लोग कहते हैं कि कितनी भी कोशिश कर लो वो तुम्हें हमेशा दबाकर ही रखेगा। अगर यहाँ पर पारसियों की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या सिर्फ 57,264 है, जो कि टोटल पॉपुलेशन की 0.06% है, और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और सबसे ज़्यादा समझदार भी है, और उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। यह नेता लोग इनको कितना भी भड़का लें ये लोग कभी भी दंगे नहीं करेंगे। माइनॉरिटी की तरफ से बोलने वाला नेता भी तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वह नेता कोई बड़े ओहदे पर आए, कोई मंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने, और बड़ा नेता बनने के लिए उसे हर किसी के हक की बात करनी होगी। उसे हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों की बात करनी होगी। वो सिर्फ एक की ही बात करके बड़ा नेता नहीं बन सकता है और ना ही समाज के लोगों को आगे बढ़ा सकता है। नेल्सन मंडेला काले लोगों के लिए तभी कुछ कर पाए थे जब वह बड़े ओहदे तक पहुंच गए थे, और वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने गोरे लोगों के भी हक की बात की थी। और यह बात आपको कोई भी मीडिया वाला नहीं बताएगा कि कौन सा नेता अच्छा है और कौन सा बुरा, कौन क्रिमिनल है या फिर कौन नहीं है, आपके लिए कौन विकास करेगा और कौन आपको गड्ढे में डालेगा। यह चीज आपको खुद ही सोचनी होगी कि कौन नेता आपके लिए अच्छा है और कौन बुरा, और यह रिसर्च आपको ही करनी होगी, और इसके लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपको सिर्फ www.myneta.com गूगल पर सर्च करना है और आपको आपके एरिया के जितने भी नेता खड़े हुए हैं उन पर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, यह सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और आपकी पार्टी किस एरिया से किस कैंडिडेट को खड़ा कर रही है इस पर आपको भी नजर रखनी चाहिए। अगर आपकी पार्टी किसी क्रिमिनल को खड़ा कर रही है तो यह सब कुछ आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। और इन सबसे ज्यादा जरूरी होता है वोट देना, और सबसे कम वोट देती है यंग जनरेशन, और यह बात इन नेता लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, इसलिए ये इनके फायदे की बात नहीं करते हैं। ये ना ही कॉलेज बनाने की बात करेंगे, ना ही यूनिवर्सिटीज के लिए, ना ही रोजगार की बात करेंगे, ना ही स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कीम लॉन्च करेंगे। और ये नेता ऐसी बातों को अपने मैनिफेस्टो में भी नहीं रखते हैं, क्योंकि इन्हें सब कुछ पता है कि इलेक्शन वाले दिन यंग जनरेशन वोट देने नहीं आएगी। ये लोग इंस्टाग्राम पर रील्स देखेंगे, यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे और नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज। और हमारे ये नेता लोग औरतों और नौजवान लोगों पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। औरतों को इसलिए हल्के में लेते हैं कि उन्हें पता है कि जहां पर उनका परिवार उन्हें वोट देने के लिए कहेगा वो वहीं पर वोट दे देंगी। जब आपके परिवार का कोई सदस्य तकलीफ में होता है तो आप उसकी मदद करने के लिए जाते हो, यह कहकर कभी पीछे नहीं हटते कि मेरे अकेले ना जाने से क्या हो जाएगा। इसीलिए हमेशा वोट देने के लिए जाना चाहिए, बल्कि यह कहकर पीछे नहीं हटना चाहिए कि मेरे अकेले वोट ना देने से क्या होगा। और कभी भी किसी भी पार्टी को नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान को वोट देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई हम तो फलानी पार्टी को ही सपोर्ट करते आ रहे हैं, अब चाहे हमारी पार्टी से कोई भी खड़ा हो जाए, चाहे वह क्रिमिनल ही हो, हम तो उसे ही वोट देंगे। दूसरी पार्टी से चाहे समझदार और अच्छा नेता खड़ा हो, उसे तो हम वोट देंगे ही नहीं। तो ये सोच एकदम गलत है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब